वेलकम गाइस ऑन सिविल दिल्ली यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स 2023 के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं मेनली आपसे डिस्कस करूंगा पॉलिटी के क्वेश्चंस, मैं मेनली आपसे डिस्कस करूंगा हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैंने कहां से लिए हैं? ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सीडीएस के पेपर से। जो सीडीएस का पेपर हुआ है कल, वहां से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। हम सीडीएस के पेपर के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनका सिलेबस ओवरलैप करता है हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस से। मतलब कुछ इस तरीके से है, ये सीडीएस है, ये सिविल सर्विस एग्जाम है, तो जो इस एरिया में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पेपर से आप ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या यूपीएससी जो अपना पिछला ट्रेंड है उसे मेंटेन रखेगा या नहीं रखेगा। कुछ नया कंटेंट अगर है तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाएगी, ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम रिवीजन के पर्पस से, यूपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस के पर्पस से, ठीक है, और कुछ नया कंटेंट मिल जाएगा, कुछ नए वर्ड्स मिल जाएंगे जो शायद हमारी कन्वेंशनल किताबों में नहीं है। ठीक है, तो उन सब पर्पस को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो एक ही एग्जामिनर होता है जो मोस्टली पेपर्स को सेट करते हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनर सीडीएस के पेपर को सेट कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली वही एग्जामिनर सिविल सर्विस के भी पेपर को सेट करेंगे। तो जो थीम्स उनके दिमाग में यहां होंगे वही थीम आपको दिख सकते हैं सिविल सर्विस के पेपर में। ठीक है, मोरलेस। ठीक है, तो और मैं कह सकता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम ऐसे होंगे जिनके रिपीट होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है, और जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सीडीएस के पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, और देखो ये सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ये सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, और यूपीएससी के खुद के क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन यहां पे लूंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वासेनर अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखो आपको जब हम पढ़ाते हैं तो आपको बात कहते हैं हम लोग 4 ऑर्गेनाइजेशंस की। हम बात करते हैं एनएसजी की, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, उसके बाद बात करते हैं एमटीसीआर की, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की, और एक बात हम बात करते हैं वासेनर अरेंजमेंट्स की। ठीक है, वासेनर अरेंजमेंट्स की। देखो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आपको ये चारों ढंग से पढ़ने चाहिए कि इंडिया किसका हिस्सा है किसका नहीं है। तो देखो इंडिया एनएसजी का हिस्सा नहीं है, आप ये याद रखिए कि जो इंडिया है वो किसका हिस्सा नहीं है, एनएसजी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इंडिया किसका हिस्सा नहीं है, एनएसजी का हिस्सा नहीं है, बाकी सबका हिस्सा है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा काम होता है। जैसे एनएसजी में न्यूक्लियर की बात होती है, एमटीसीआर में मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात है, और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है उसके अंदर जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स की बात है, और जो वासेनर अरेंजमेंट है इनमें कन्वेंशनल वेपन्स की बात है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें जो नई जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये होगा कि इट इज फॉर्म्ड प्राइमरली एज ए न्यूक्लियर वेपन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ओवरसीर जो इसमें लिखा है कि इट्स फॉर्म प्राइमरली एज ए न्यूक्लियर वेपन ओवरसीर, ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हुआ। बाकी सारे सही हैं, जैसे कि देयर आर 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन द अरेंजमेंट, इंडिया इज करंट चेयरमैन ऑफ द अरेंजमेंट, इंडिया जॉइन द अरेंजमेंट इन द ईयर 2017। यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपको ये सब पता हो कि इंडिया उसका पार्ट है या नहीं, ठीक है, और इंडिया चेयरमैन है या नहीं है। बट आपको अगर ये पता है कि यार न्यूक्लियर से रिलेटेड एनएसजी है, अगर आपको ये पता है कि न्यूक्लियर से रिलेटेड एनएसजी है तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। कई बार होता है कि आपको वासेनर अरेंजमेंट नहीं पता है लेकिन कुछ और पता है, उसको आप यहां अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि एनएसजी स्पेशलाइज है न्यूक्लियर रिलेटेड मैटर्स में तो वासेनर अरेंजमेंट नहीं होगा, एंड इट विल बी योर आंसर। यू गॉट द आइडिया ना कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप एनएसजी पढ़ो, एमटीसीआर पढ़ो, एजी पढ़ो और वासेनर अरेंजमेंट पढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो कि द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 3 मार्च 2021 डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, सिंपल सी बात है, मिलेट्स।
अब आपका काम ये है गाइस कि मिलेट्स के बारे में ढंग से पढ़ो, मिलेट्स के बारे में आप ढंग से पढ़ो कि मिलेट्स क्या हैं, ठीक है, ये कोर्स ग्रेन्स हैं, इनके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है, हेल्थ पे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इंडिया में कौन कौन से मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है, वो कौन कौन से स्टेट्स में होता है, कौन सा स्टेट फर्स्ट है, कौन सा स्टेट सेकंड है। इस तरीके से आप मिलेट के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने दिखाया है कि मिलेट इज इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर की माइंड में भी मिलेट चल रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका मिलेट था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन द 19th सेंचुरी। देखो जब रिफॉर्म लेके आए राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय जो रिफॉर्म लेके आए उसके जस्ट अपोज में राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई थी, ठीक है, उसके जस्ट अपोज में, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट जाकर के राधाकांत देव ने क्या बनाई थी, धर्म सभा। तो इसका आंसर होगा ए। अब ये आपके लिए कंटेंट हो गया, आपको याद रखना है कि जो हिंदू धर्म सभा है इट वॉज फॉर्म बाय द राधाकांत देव। अगर पता था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अगर पता नहीं है तो आप उसे याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो ब्रह्म समाज बना रहे थे, ठीक है, और ब्रह्म समाज बहुत रिवोल्यूशनरी आइडियाज लेके आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या कर रहे थे, वो अपोज कर रहे थे इसको। तो उसके जस्ट अपोजिशन में ही हिंदू धर्म सभा बनी थी जो राधाकांत देव ने बनाई थी, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन देखो यूपीएससी में पर्सन इन द नेम नहीं आता। जैसे ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन कोर लीडरशिप ऑफ द नेम इन इट्स फॉर्मेटिव फेज। देखो आंसर तो यही है फिडल कैस्ट्रो, बट डेफिनेटली वो यूपीएससी में नहीं आता है, तो आप ऐसे सवालों को छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट द काउंसिल टू शिमला इन समर सेशन और समर सीजन। तो समर सीजन में जो शिमला के अंदर जो काउंसिल को शिफ्ट किसने किया था, तो वो किया था जॉन लॉरेंस ने। किसने किया था, जॉन लॉरेंस ने। तो देखो याद रखना, हिस्ट्री के अंदर गवर्नर जनरल और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आप देखो जॉन लॉरेंस, डलहौजी, मेयो, बेंटिक, पढ़ना चाहिए आपको इसके ऊपर, इन चारों के ऊपर, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस, ये शिमला वाला एंगल भी याद रखना, इसको किसी भी तरीके से फ्रेम करके पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात है इसमें जो पार्ट नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 51। तो देखो, प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, use of UN peacekeeping force for resolution of international disputes और encourage settlement of international disputes by arbitration। Definitely कि आर्टिकल 51 में कहीं पे भी UN peacekeeping की बात नहीं हुई है, आर्टिकल 51 में UN peacekeeping की बात नहीं हुई है, तो राइट आंसर विल बी सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलोटेदार, तो याद रखना बलोटेदार आपसे वन लाइनर पूछ सकता है एग्जामिनर, आपसे बलोटेदार क्या पूछ सकता है, वन लाइनर। तो वन लाइनर क्या बनेंगे कि दे आर विलेज सर्वेंट एंड आर्टिजन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दे एग्जिस्टेड इन मेडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। दे वर एम्प्लॉयड बाय द इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली, ये बिल्कुल सही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। तो आंसर विल बी 1 and 3। अब आपको बलोटेदार तैयार करना होगा, आपको याद रखना होगा कि जो बलोटेदार होते हैं वो क्या होते हैं, विलेज सर्वेंट और आर्टिजन्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली पॉपुलर कहाँ थे ये दक्कन रीजन में और महाराष्ट्र रीजन में पॉपुलर थे। दिस कंटेंट यू शुड रिमेंबर और एड ऑन इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो सेम ही पेज है। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला, ठीक है। यूपीएससी यहां पे फोकस नहीं करती कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेट्स इज एट द बॉटम ऑफ कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये सब नहीं करती है। हम लोग सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। देखो अभी भी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड वर्क कर रहा है,
एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अगेन एजुकेशन पॉलिसी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखो जैसे एक स्टेटमेंट है, वोकेशनल एजुकेशन टू बी एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय द एनजीओस, विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि कोई और भी कर सकता है, एनजीओस कैन बिकम ए वन पार्ट। तो आंसर विल बी 1 and 2. अदर स्टेटमेंट्स आर फाइन। फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सीम्स टू गेट एक्सपोजर ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस स्टेटमेंट को तो जानने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 1 और 1 पहले ही आ चुका है। अब 2 वाले जो स्टेटमेंट है कि सेकेंडरी स्कूल्स शुड कोलैबोरेट विद आईटीआईज, ये तो वैसे ही बहुत जेनरिक नेचर का है। तो आंसर विल बी 1 and 2। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में है कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज ए लैंडलॉक हार्बर एंड दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। तो आपको दीनदयाल पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है, पर विशाखापट्टनम पोर्ट क्या नहीं है, लैंडलॉक हार्बर, सॉरी हाँ, लैंडलॉक हार्बर नहीं है। तो आंसर विल बी बी विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात, याद रख सकते हो, अपने फैक्ट्स के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। ठीक है, यहां पे देखो कि कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लाउड टाइप, दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन ओनली। यहां पे देखो, ओनली टाइप ऑफ क्लाउड दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर एंड लाइटनिंग, डेफिनेटली क्लूमोनिम्बस क्लाउड। क्लूमोनिम्बस क्लाउड होते हैं, बहुत काले होते हैं और बहुत अच्छी बारिश ये करते हैं। तो याद रखना कि थंडर ये हेल एंड लाइटनिंग होती है जो सिर्फ क्लूमोनिम्बस क्लाउड्स में ही होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना होगा। तो क्लाउड के टाइप पढ़ो आराम से, जैसे सिर्रस अगर कहीं है तो वो बहुत ऊपर होगा क्लाउड, उल्टो होगा तो कहीं बीच में कहीं वो क्लाउड है। ठीक है, उसमें फिर अलग अलग वर्ड जुड़ जाते हैं। तो ये आपको पढ़ना चाहिए बेसिक एनसीईआरटी से। तो ये आपको आइडिया देता है कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं क्लाउड्स के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कानागहली आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कौन सी रिवर पे है ये, भीमा रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है ये, भीमा रिवर पे है। ठीक है, प्रिपेयर करो कि भीम, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ एक्चुअली ये कि भीमा किस बड़ी सदर्न इंडिया की जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ this site is dated between the 1st and 3rd century CE. Emperor Ashok's image is found on that site. Very important from exam point of view. तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका देखो वोल्केनो वालों का देखा एक बार ये क्वेश्चन कि द स्ट्रेंथ ऑफ द वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। Iceland and Philippines were created by volcanic activity. Volcanic soils are rich, deep and fertile and allow intensive agriculture to take place. देखो इस स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है। वैसे इसको देख सकते हो कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर जनरली एलुवियल सॉइल में ज़्यादा सपोर्टिव होती है। ठीक है, वोल्केनिक सॉइल में उतनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं होती है। ठीक है, उतनी फर्टाइल सॉइल नहीं है। जैसे कि हम देखें तो ये वाली देखो, जो ब्लैक सॉइल है वो वोल्केनिक सॉइल है, तो लेकिन उसमें सिर्फ 1 या 2 क्रॉप ही मतलब सपोर्टेड होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सल है, इसमें डी और ए में कंफ्यूजन है, बट मेरे हिसाब से मैंने ए लगाऊंगा अगर मेरे पास ये सवाल होगा तो। ठीक है, इसको फिर आप लोग देख लीजिएगा कि फाइनल जो यूपीएससी है उसके आंसर की में क्या आंसर होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दादनी सिस्टम। दादनी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादनी सिस्टम ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, याद रखना। दादनी सिस्टम टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये भारत में कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम में ये सिस्टम था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि जो स्टेट होता था वो पैसे देता था, जो मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे या बिजनेस के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको क्रेडिट दिया जाता था। तो ये था दादनी सिस्टम, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। उसके बाद देखो दस्तक। दस्तक सिंपल था, ट्रेड परमिट था। ये दस्तक ही तो था जो फरूख शाह ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, अंग्रेजों को दस्तक। और मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर जो अंग्रेजों के साथ युद्ध छिड़े उसमें दस्तक का बड़ा रोल था। आप पढ़िएगा इसको। ठीक है, जो दस्तक पढ़िए। दस्तक क्या है, दस्तक इज रिलेटेड विद द ट्रेड परमिट। ट्रेड परमिट। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी हिस्ट्री देखो आप, बहुत ही अलग है। नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज फॉर बेनिफिट ऑफ हिज pupils by king in the 7th और 8th century। इसको ये था, ये जो लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो था, ये थी
कुदू मिया मलाई। तो ये थी कुदू मिया मलाई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल, ये वाला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सारा सवाल। तो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है कि द टाइटल ऑफ द रायागा जाकेसरी एंड दयागा जाकेसरी वर एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये काकातीय डायनेस्टी से रिलेटेड थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए भाई, और कम से कम इन चीजों को याद रख लीजिए कि रायागा जाकेसरी और दयागा जाकेसरी काकातीय डायनेस्टी से रिलेटेड है। एज एन फैक्ट इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स conducted by the Niti Aayog, a household is considered deprived if a single member of household is identified as undernourished. The body mass index of a women member between 15 years and 49 years of the age is below 18.5 kg per meter square. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, बट डेफिनेटली इस तरह के सवाल यूपीएससी में तो नहीं आते हैं ना। इस पे 2 सवाल आए हैं इस साल, नेशनल मल्टी पावर्टी इंडेक्स पे 2 सवाल आ चुके हैं। बस आप ये याद रख लो कि नेशनल मल्टी पावर्टी इंडेक्स नीति आयोग मतलब करता है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है उनको एक बार देख लो, ठीक है, और नीति आयोग पब्लिश करता है, इस चीज को याद कर लो। ऑल्दो पिछले 3 सालों से इंडेक्स पे सवाल नहीं आ रहे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। उससे पहले के लिए तो हमारे पास आर्टिकल्स थे, ठीक है। अगर आप देखें तो जो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो दे रखे थे आर्टिकल, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन किस इंसान को सिटीजनशिप मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किन कंडीशंस पे लिखेगी। लेकिन उसके बाद के लिए इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के पास में राइट है एक एक्ट बनाने का, ठीक है। तो वो कौन सा एक्ट था? सिटीजनशिप एक्ट था 1955, ठीक है। ये देख ही लिया हमने, कुदुमिया मलाई, ठीक है, ये हमने देख लिया, काकातिया देख लिया हमने पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा देखिए कि इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू, इंडस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। तो बेसिन की बात क्या है? तो बेसिन में थोड़ा सा याद रखो कि बेसिन में सब कुछ आता है। बेसिन में ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी और ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज भी आएंगी, तो मतलब पूरा बेसिन आता है उसके अंदर। कहाँ से आप पूरा पानी कलेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे पूरा पानी ड्रेन कर रहे हो, वो पूरा बेसिन के अंदर आता है। तो बेसिन के अंदर लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी है। ये पूरा इंडस का सिस्टम होता है, ठीक है। तो पूरा ड्रेन और कैच, ड्रेन भी आ जाएगा, कहाँ ड्रेन कर रहे हो और कहाँ से पानी ले रहे हो, पूरा आता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, which one of the following statement about the election of the president of India is not correct? The union minister shall not be eligible for the election as the president. The president is elected by the elected member of parliament and legislative assembly of the state and UT. Electoral college does not include elected member of legislative council. The system of proportional representation by means of the, तीनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है कि यूनियन मिनिस्टर shall not be eligible for the election as a president। नहीं, they are eligible actually, but if they are elected then they have to leave their position, ये होता है। तो A will be incorrect, sorry, A will be incorrect regarding the president election, but option wise A is correct answer. Which one of the following committee does not have the member from the Rajya Sabha? Definitely the estimate committee. The estimate committee is the only committee. Estimate committee budget जो estimates हैं उनको देखती है, तो ये सिर्फ लोकसभा से ही मेंबर लेती है। ऑब्वियसली कि बजट पे जो एक्सक्लूसिव पावर है वो लोकसभा के पास ही है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। मतलब 3 करेक्ट है, 1 करेक्ट नहीं है। तो SDA इज अ गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। SDA इज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फर्स्ट कौन है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, आर्टिकल 76। SDA is appointed by the appointment committee of the cabinet। ये एज ए फैक्ट याद कर सकते हो। और गलत स्टेटमेंट कौन सा था? द पोस्ट ऑफ SDA इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। चलो अगला ये आता है क्वेश्चन, इन थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज द ऑयल, कोल, नेचुरल गैस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है। फ्यूल आर बर्न टू हीट वाटर एंड टर्न इनटू द स्टीम व्हिच गोज थ्रू अ टर्बाइन व्हिच स्पाइन्स and turns generate electricity। Definitely both statement are correct, और statement 2 explain the statement 1, ठीक है। C will be the answer, ठीक है।
अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रिवन फ्रॉम द डेफिनेटली महाउपनिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। महाउपनिषद यूपीएससी का भी इसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लेनेट आर टर्म एज द गैस प्लैनेट। तो डेफिनेटली देखो 8 प्लैनेट्स हैं। तो जो पास वाले प्लैनेट हैं पहले ये सन है, सन के जो सबसे पहले वाले प्लैनेट हैं और जो फर्स्ट 4 हैं तो वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, क्योंकि उनका जो गैस है जो चारों तरफ वो थोड़े क्लीन हो चुकी है, उनका एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन हो चुका है। और जो लास्ट वाले जो हैं वो उन्हें हम गैस प्लैनेट बोलते हैं। तो डेफिनेटली मास नहीं आएगा। तो इफ यू एलिमिनेट द मार्स यू विल गेट द जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। तो बी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। The soil consists of the various proportion of the sand, silt, clay. These soils contain adequate proportion of the potash, phosphoric acid and lime. These soils can be further classified on the basis of their age. Definitely पुरानी सॉइल, नई सॉइल, तो खादर, बांगर, ये जो है ना ये सारा इसी सॉइल के अंदर आता है। तो कौन सी सॉइल है वो? एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है वो? एलुवियल सॉइल। ये एक मैथमेटिकल सा क्वेश्चन है कि इफ इट इज अ 10 AM एट Greenwich mean time, then what will be the time at 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो डेफिनेटली आप ईस्ट की तरफ हैं, तो इस तरह देखिए कि ये ग्रीनविच है और आप इस तरफ हैं, तो मतलब आप फॉरवर्ड हैं, ठीक है, ठीक है, आप क्या हैं? फॉरवर्ड है, मतलब आपके टाइम आगे चल रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं 10 बज रहे हैं, ग्रीनविच पे कितना बज रहा है? सुबह के 10 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होगा, मतलब 11, 12, 1 कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो 15 डिग्री पे 1 आवर होता है, तो 90 डिग्री पे कितना होता है? 6 आवर्स, ठीक है। तो 6 आवर एडवांस होगा, तो मतलब यहाँ 10 बजे हैं तो वहाँ शाम के 4 बज चुके होंगे। तो आंसर विल बी डी, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। इंडिया नेपाल सूर्य किरण याद रख सकते हो, इंडिया नेपाल सूर्य किरण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए और क्वेश्चंस जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, नेम ऑफ द बैटल इन विच द त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741। यार अपन को नहीं पता चलेगा, बस आप याद रख लो, बैटल ऑफ कोलाचिल, ये आप याद रख सकते हो। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आएगा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सलबाई। कौन सा आएगा? ट्रीटी ऑफ सलबाई, ठीक है। नेक्स्ट, which member of the servant of India society, who is the founder of servant of India society? Gokhale founded the Seva Samiti at Allahabad in 1914 and this is the Hridaynath Kunjru। very very important, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, very very theories, what we call the theories, which among the following were referred to as the theories, and it's a elder nun in Buddhism. They are the elder nun in Buddhism. Just remember it, that's it. In which of the following revolt Koya and Konda tribal chief? तो इसमें आएगा रंपा रिबेलियन, ठीक है, ठीक है। ये इसी एरिया में है रंपा रिबेलियन, आंध्र प्रदेश एरिया में, अल्लू सीतारमन राजू। ये क्वेश्चन इसलिए भी आया है क्योंकि जो मूवी आई है, ठीक है, RRR वाला जो नाटू नाटू वाला है, उसलिए भी ये है। ये वाला जो रिवोल्ट था ना, इसमें जो इन्होंने जो लीडर था वो था अल्लू सीतारमन राजू, इसमें था वो, ठीक है। एंड दैट पर्सन वाज आल्सो इन दैट मूवी RRR, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय द कुशाणा रूलर इज बेस्ट एविडेंसेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या फेमस थे इनके? कॉइन एंड स्कल्पचर्स। तो कुशाणाज के समय जो सबसे बेस्ट टाइप के कॉइन बने थे, सबसे प्योर कॉइन मिले थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विद द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑथोरिटी इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज कि ऑफिशियल लैंग्वेज, यार पता ही नहीं चलेगा, यूपीएससी बता देगा कि बताओ कि ऑफिशियल लैंग्वेज का किस मिनिस्ट्री के अंदर है, और आप कल्चर मिनिस्ट्री से आराम से कंफ्यूज होगे। तो ये आएगा नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। स्वयं पोर्टल, देखो इसमें गैस कर सकते हो वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोड और प्रिंटेड। तो क्लासरूम लेक्चर्स नहीं है इसमें, ऑनलाइन प्रोग्राम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी इंक्लूडेड इन द नदन जनरल काउंसिल। तो नदन जनरल काउंसिल में यूपी नहीं है, ठीक है, और यूपी नहीं है तो क्योंकि यूपी किस में आता है, यूपी कहीं ना कहीं आता है आपका सेंट्रल काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल में बीच में है ना यूपी, और जो नदन एरिया में उसमें आपके आते हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेट अप ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस राइट ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक हिंट देता हूं कि जो 5th शेड्यूल है उसमें प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, 6th शेड्यूल में गवर्नर ज़्यादा पावरफुल होता है। कहीं पे एलिमिनेशन मेथड में अगर इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय एन ऑल वीमेन कंटिजेंट ए यूएन पीस कीपिंग, इन विच कंट्री डिड मिशन ऑपरेटेड, एंड इट वाज द सूडान, ठीक है। कौन सा कंट्री था, सूडान, ठीक है। आगे बढ़े। Who among the political leaders suggested the dissolution of the Indian National Congress as a political party and its replacement by a Lok Sevak Sangh, and it was the M.K. Gandhi. Very very important. Unemployment that occurred due to changes in the technology or in the demand for a particular product is called structural unemployment. ठीक है, ये देख लेना एक बार, फ्रिक्शनल किसको कहते हैं, साइक्लिक किसको कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो कौन सा था ये, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो ये कहीं ना कहीं जो मेडिकल एजुकेशन है उसको दुरुस्त करने के ऊपर है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसमें प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑप्शन विल बी 1 and 3। थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाओ, अगर आपको और थोड़ा क्रक्स पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन को अच्छा करने की बात हो रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्यूनेशन और ये चीज़ों की बात नहीं होगी, वहाँ पे ये चीज़ कहीं और मिशन में, किसी और मिशन में बात होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो देखो मैंने फिर से बताया था कि दिस थिंग हैज बीन आस्क्ड अर्लियर ऑल्सो। मैंने बताया था नीति आयोग पब्लिश करता है, और इसकी में आगे भी एक क्वेश्चन है जिसमें था कि क्या क्या क्राइटेरिया होंगे जिसके ऊपर ये बनेगा, है ना। तो इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग इज द पार्ट, ठीक है, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग इज द पार्ट ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इज इंक्लूडेड, इज नॉट इंक्लूडेड में आता, लिटरेसी रेट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, बट इंक्लूडेड में आएगा ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। अंदर जाके है, मतलब तुम्हें पता है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटा ये मेजर डायमेंशंस हैं, और जो स्मॉल डायमेंशंस हैं वो उसके अंदर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, स्मॉल डायमेंशंस पर। बट यूपीएससी जनरली डोंट फोकस ऑन दिस थिंग, ठीक है। लिटरेसी रेट इज नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। और बट ये सवाल पूछ रहा है इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड year of schooling. The sustained decrease in the general price level is called as deflation, ठीक है, very simple, deflation. Which of the following is the measure that can be used by the government for combating inflation? बताओ क्या होगा। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो ये इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द इंटरेस्ट रेट, रिडक्शन इन द CRR, ये तो किसके हैं, RBI के हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा। तो डेफिनेटली प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑन द UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, न्यूयॉर्क। द 8th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज गरुड़ा इंडोनेशिया के साथ होता है, गरुड़ शक्ति वाला एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे सवाल भी नहीं पूछते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब ये पूछ सकते हैं ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे पब्लिश करता है। ये देखिए ये डेज हैं, तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को है, ठीक है।
और जो इंटरनेशनल टाइगर डे है वो आपका आएगा 29 जनवरी को आएगा। वर्ल्ड वाटर डे है जो आपका, जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब कब है, 22 मार्च। और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है वो 22 अप्रैल। सो बी विल बी द आंसर। टफ है बट यूपीएससी में रेयरली चांस है कि यहाँ से कोई सवाल आए। Which of the among following state has the largest extension in the north south direction? Very simple, छत्तीसगढ़। देखो साइज भी ऐसा ही है छत्तीसगढ़ का, अगर देखो तो कुछ इस तरह का साइज है, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह का साइज होता है, तो आप आराम से छत्तीसगढ़ लगा सकते हो। What will be the correct sequence of the cities on the bank of river Ganga if someone moves from west to east? तो डेफिनेटली कानपुर, अगर आप ट्रेन से कभी गए हो तो कानपुर पहले पड़ता है, फिर प्रयागराज पड़ता है, फिर पटना पड़ता है, फिर भागलपुर पड़ता है। तो डी विल बी द आंसर। तो आपको पूरा गंगा का स्ट्रेच एक बार देख लेना, और कौन कौन सी रिवर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इस पे आपको ध्यान देने की पूरी जरूरत है, ठीक है। Manav is planning to visit all UNESCO World Heritage Site in the Delhi. So he will be visiting. So Red Fort, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, ठीक है। जैसे जामा मस्जिद नहीं है, ठीक है, इंडिया गेट नहीं है, यहाँ पे भी इंडिया गेट आ जाता है। तो जामा मस्जिद, इंडिया गेट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, तो इस चीज को याद रख लो, ठीक है। Vicky told his friends about his visit of the Stalwart Islands, Bay of Plenty, हॉक बे। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर है। ये कहाँ है? न्यूजीलैंड के अंदर है, ठीक है। दे आर इन न्यूजीलैंड। बाकी सारे सवाल फिर साइंस क्या जाते हैं, पीछे जाते हैं हम लोग फिर से। यहां से शुरू होगा फिर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम? ऑफ कोर्स अहोम। कोई भी मतलब दिमाग लगा सकता है, भील, गोंड, एडी आदि, ये सब असम और नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, सिर्फ अहोम ही है। Which of the following is the only paramilitary force which has a dual control structure? असम राइफल्स। असम राइफल्स के साथ क्या है कि जो इनका ऑपरेशनल कंट्रोल है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, लेकिन जो काम करती हैं, ठीक है, इनके ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन, सगुन का मतलब क्या है? बिलीफ इन गोड्स विद एट्रीब्यूट्स, डेफिनेटली। निर्गुण का मतलब है बिलीफ इन द गोड्स विद एट्रीब्यूट, विदाउट एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल। अल्वराज क्या है? बिलीव इन द डिवोशन ऑफ शक्ति, नो। अल्वराज वैष्णव है, और नयायाज क्या है? शिवा। नयायाज को नाग से याद रख सकते हो, तो ये इसमें आंसर होगा सी। After forming the Indian National Army, Subhash Chandra Bose recruited a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp. True. Introduce a women detachment named after the Rani of Jhansi. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर विल बी सी। In the election held in 1937, in which of the two provinces was the Indian National Congress not able to emerge as a single largest party? पंजाब एंड सिंध। सब जगह मिला था, लेकिन पंजाब और सिंध को में इसको नहीं मिला था, मेजोरिटी नहीं मिली थी पंजाब एंड सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन द गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी? तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो हम्पी तुंगभद्रा रिवर पे है, तो आंसर विल बी कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा एंड तुंगभद्रा। Who among the following is the author of the book बंदी जीवन? तो बंदी जीवन किसके, कौन ऑथर है? सचिंद्रनंद सान्याल will be the answer। इस तरह से नहीं आते हैं सोशल जस्टिस बेंच, ये सब सवाल नहीं आते हैं। इधर देख लो कोई सवाल अभी है तो ये देखिए कि which of the following strategies are adopted for implementation of the पोषण अभियान? intersectoral convergence for better service delivery, use of technology for the real time growth monitoring for women and children। दोनों ही सही है, ठीक है। बोथ आर वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट। अब इसको देखो फिर से, देखो एक जेनेरिक स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सबमिशंस ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन? institutional training, overseas employment, leveraging of the public infrastructure? Definitely all will be the answer 1, 2 and 3। नेक्स्ट था सर्शुरी। आपको पता है कि 5 तरह की रिट्स हैं, मैंडेमस है, हेबियस कॉर्पस है, सर्शुरी है, प्रोहिबिशन है, को वारंटो है। तो सर्शुरी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में ऐसी कुछ फाइंडिंग्स हो गई हैं जो लगता है कि आपने ऐसे ही उनको किया है, यू आर नॉट लाइक अलाउड फॉर दिस, तो उस पर जो, और इससे क्या होता है कि जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो उन फाइंडिंग्स को अपने पास बुला लेते हैं, मंगा सकते हैं, और नीचे वाली कोर्ट को मना कर सकते हैं कि आप अब उस केस को मत देखिए। तो दैट इज सर्शुरी।
कि देयर शुड बी ट्रिब्यूनल और एन द ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट ऑफ सब्जेक्ट और हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेसेसरी टू इशू ए रिट। हाँ ठीक है, सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट ज्यूरिडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कंडीशन है कि सरसुरी में ये होना चाहिए, अगर मतलब अगर आपको केस सुनना है तो देयर शुड बी ए ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग ए ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, एंड इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। एंड देन सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट ज्यूरिडिक्शन, तो पहले एक ऑफिसर होगा और वो ऑफिसर विदाउट ज्यूरिडिक्शन ही केस को सुन रहा होता है। तो उसमें क्या करता है, जो लोअर कोर्ट होता है वो केस को अपने पास बुला लेता है, इसका मतलब ही क्वैश होता है सरसुरी का मतलब ही, और उसके बाद में जो फाइंडिंग्स अब तक हुई हैं उन सबको क्वैश कर देता है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ द पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय द दिस दांडेकर कमेटी। बहुत पहले थी ये, तो इन्होंने मंथली कंजम्पशन पे बोला था। ठीक है, नेक्स्ट, which among the following is or are objective and objectives of the नीति आयोग, imposing policies on the state or UT, allocation of the fund at national state level, definitely ये नहीं है भाई, allocation of fund नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा एलिमिनेट होगा, तो आंसर विल बी डी। यही तो क्रिटिसिज्म था कि प्लानिंग कमीशन अलोकेट कर सकता था, प्लानिंग कमीशन अलोकेट कर सकता था पर नीति आयोग अलोकेट नहीं करता है। ठीक है, इसको देखो एक बार, which of the following situation can lead to the inflation, rapid growth of aggregate demand outweighing supply, sluggish growth of aggregate demand, definitely demand ज़्यादा होगी तभी इन्फ्लेशन आएगा, और वो तब होती है जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में, तो डेफिनेटली इसमें ए ही आंसर होगा। रिडक्शन एक मनी सप्लाई बिल्कुल नहीं होगा, हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे ही नहीं होंगे तो डिमांड कहाँ से होगी, तो ए विल बी द आंसर, रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवरवेइंग द सप्लाई। The contraction of private investment, the contraction of private investment spending due to deficit, private investment spending due to the deficit spending by the government is called crowding out। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट पैसा ले लेगी बैंकों से और अब प्राइवेट प्लेयर के पास में पैसा होगा ही नहीं उनको लोन में मिलने के लिए, तो उसे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने सारा पैसा ले लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज टू रेज इंटरेस्ट रेट एम्बिगुअसली एंड देयरबाय लीड टू द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, इसके लिए सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आने चाहिए, वो तभी हो सकती है जब भारत एक्सपेंशरी फिजिकल पॉलिसी को फॉलो करे। एक्सपेंशरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब है कि भारत में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, ठीक है, अपना सपोर्ट दे रही है, तो ये वाली बात होगी। जैसे कि मान लीजिए कि टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया है ना, तो एक्सपेंशरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैक्स इजी है तो लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मोर डॉलर्स आएंगे तो रुपी क्या होगा, एप्रिशिएट होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, डेफिनेटली। ठीक है, a person age 7 years and above and who can both read and write with understanding in any language treated as literate, definitely, so C will be the answer here। ठीक है, this question, Rani told her friend that last year she did boating in 4 different lakes। लोकटक मणिपुर में है तो आपका COD खत्म हो गया, लोकटक मणिपुर में है तो COD खत्म हो गया, और पुलिकट तमिलनाडु में है, कोलेरू आंध्रा में है, तो डेफिनेटली बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेट शेयर्स द बाउंड्री ऑफ तेलंगाना। देखो तेलंगाना के जस्ट ऊपर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, और आंध्रा से भी उसकी बाउंड्री लग रही है, कर्नाटका से भी उसकी बाउंड्री लग रही है, महाराष्ट्र से भी उसकी बाउंड्री लग रही है, तो डी विल बी द आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट ए स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर ब्लू हिल्स, it covers about 2.39% of total area of the country, tough to know, it contains the 3 of the 6 physiographic division of India। यहाँ से कुछ आंसर लगा सकते हैं आप लोग कि जैसे कि जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, क्या क्या डिविजन्स हैं, माउंटेन्स, ठीक है, प्लेन्स, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, तो उस तरीके से आप कुछ दिमाग लगा सकते हो। तो ऑल्दो आसाम इज द राइट आंसर।
for this. ठीक है, तो remember Assam is the land of red river and blue hills. ठीक है, so in this way we did all the questions which were important from the UPSC point of view in the CDS paper. It was more or less the practice. ठीक है, और आप लोगों ने जहाँ भी यहाँ से जो भी यहाँ से सीखा, जो भी हिस्ट्री के कीवर्ड्स थे वो आपने यहाँ से सीखे, उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, और फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन इन टॉपिकों पे फ्रेम होता है, स्पेशली कुछ कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली फ्रेम होंगे ही होंगे, उनसे आप बेनिफिट उठा सकते हो. थैंक यू सो मच विद दिस सेशन. ठीक है, वी विल मीट यू इन द सम अदर इंपॉर्टेंट सेशन.